नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एवरीडे साइंस। तो इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और आरबीएसई के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये है हमारा आज का पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट है और पहला चैप्टर है। तो इसके अंदर दैनिक विज्ञान के आधारभूत ज्ञान, जिसके अंदर दैनिक विज्ञान की शाखाएं, वैज्ञानिक यंत्र, मात्रक, वैज्ञानिक, दैनिक जीवन से संबंधित जो वैज्ञानिक तथ्य है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? हिप्पोक्रेट्स की बात करें तो ये संबंधित है चिकित्सा शाखा से। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट बॉयल को। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोनी एवोजियर को। उत्परिवर्तनवाद का जनक कहा जाता है हुगो डी व्रीज को। वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोलिस लीनियस को। वानस जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रिगोर जॉन मेंडल को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है एडवर्ड जेनर को। कवक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है माइकेली को। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। तो ये सारे याद रखने। हमारा क्वेश्चन हिप्पोक्रेट से रिलेटेड था और इनको जाना जाता है चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट बॉयल को। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोनी एवोजियर को। नेक्स्ट है समय मापक विज्ञान है। तो समय मापक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है होरोलॉजी। क्या कहा जाता है? होरोलॉजी। तो समय मापने से संबंधित विज्ञान है होरोलॉजी। इसके बाद में दूसरा टर्म है कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, विकास और विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है कॉस्मोलॉजी। टोमोग्राफी किसको कहते हैं? मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन विकिरण, समस्थानिक और रेडियो आइसोटोप के द्वारा जो किया जाता है। मानव शरीर की जो अंदर की संरचना है उसका अवलोकन किया जाता है, उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। चौथा टर्म है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी किसको कहते हैं? हाइड्रो का अर्थ है पानी, तो पानी याद रखिए, हाइड्रो से पानी से रोगों की जो चिकित्सा होती है उसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी। तो होरोलॉजी हो गया समय मापक विज्ञान, कॉस्मोलॉजी हो गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन। टोमोग्राफी हो गई है मनुष्य की आंतरिक संरचना का अवलोकन करना, किसके माध्यम से? समस्थानिकों के माध्यम से या रेडियो आइसोटोप इसको कहते हैं, उसके माध्यम से टोमोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोलॉजी किसको कहते हैं? पानी से रोगों की चिकित्सा जो होती है वो कहलाती है हाइड्रोलॉजी। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर आपने नाम सुना होगा, ये है शहद के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहद के उत्पादन से। एपीकल्चर हम कहते हैं मधुमक्खी पालन को, ठीक है। इसके बाद में सेरीकल्चर हम कहते हैं रेशम के उत्पादन को। पीसीकल्चर हम कहते हैं व्यापारिक मत्स्य उत्पादन को। हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं फलों की कृषि जो होती है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की कृषि को। ओलिविकल्चर कहते हैं जैतून की खेती को। और विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। तो ये सारे याद रखने हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम, पीसीकल्चर मत्स्य का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की, ओलिवी जैतून की और विटी अंगूर की। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर और विटीकल्चर, इनको मैच करना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है इसको। तो इसके अंदर सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हमने पढ़ा है रेशम से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में एक्वाकल्चर है, ये एक्वा मतलब पानी में रहने वाले जो जानवर है, तो इसके अंदर है पानी में रहने वाले जीव है मत्स्य। इसके बाद में फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फ्लोर मतलब पुष्प। और विटीकल्चर संबंधित है अंगूर से। तो ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी
कौन से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिट्टी से। किससे संबंधित है? मिट्टी से संबंधित है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहलाती है मिट्टी का अध्ययन। पोमोलॉजी कहलाती है फलों के अध्ययन से संबंधित है, पोमोलॉजी। पैरोलॉजी की बात करें तो स्पंजों का अध्ययन, और पोलेनोलॉजी कहलाती है पराग कणों का अध्ययन। ठीक है, तो दो है इसमें, पोमोलॉजी और पैरोलॉजी, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। पोमोलॉजी है फलों के अध्ययन से संबंधित और पैरोलॉजी है स्पंजों के अध्ययन से संबंधित। संवेग का एसआई यूनिट बताना है, क्या होता है? तो संवेग का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। क्या होता है? देखो, केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग p, जिसको अपन डिनोट करते हैं, p बराबर होता है m इंटू वी। तो m का मात्रक होता है, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और v मतलब वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इन दोनों को गुणा कर दिया गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसको अपन कह देते हैं न्यूटन इंटू सेकंड भी कह देते हैं इसको। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड, तो ये संवेग का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण एवं स्नेहक, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन। इसके बाद में क्रायोजेनिक्स किसको कहते हैं? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। निम्न ताप पर जो किया जाता है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। वस्तुओं के गुण अपन को देखने हैं या उससे संबंधित कुछ घटनाओं परिघटनाओं का अध्ययन करना है तो उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। इसके बाद में अगला टर्म है सेलोनोलॉजी। सेलोनोलॉजी किसको कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। तो सेलोनोलॉजी है चंद्रमा के मूल स्वरूप का और गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी, यह समय मापने से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, होरोलॉजी क्या है? समय मापने से संबंधित विज्ञान। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? मानव और यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन जो करता है उसको कहते हैं साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स कहते हैं मानव हुआ और यंत्र के बीच में स्वचालन या संचार का अध्ययन करता है। इसके बाद में दूसरा टर्म है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स होता है पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब जल और पौधों के अंदर जल जो है इसके संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मृदा विहीन कृषि या बागवानी इससे संबंधित है। हाइड्रोस्टैटिक्स, ये क्या कहलाता है? इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? द्रव स्थितिक का। हाइड्रोपोनिक्स के अध्ययन में क्या किया जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, हाइड्रो नाम आते ही मतलब जल से संबंधित है। तो मिट्टी के बिना पादप जो संवर्धन होता है जल से होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट है त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का क्या नाम है? 3D के अंदर लेजर बीम से हम जो चित्र बनाते हैं उसकी विधि क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं हम होलोग्राफी। होलोग्राफी के द्वारा आपने देखा होगा कि लेजर लाइट के द्वारा दीवार के ऊपर 3D के मतलब 3D के अंदर डायग्राम बनाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? होलोग्राम टेक्निक। तो होलोग्राम तकनीक के अंदर किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है लेकिन मूल रूप से द्विआयामी आकृति का ये होता है। तो ये लगता तो 3D है लेकिन होता एक्चुअली में क्या है? 2D होता है, द्विआयामी प्रकृति का होता है, आकृति का होता है। भौतिकी की शाखा के अंदर अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है भौतिकी के अंदर? तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अति सूक्ष्म कणों की चाल का। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी संस्कृति का जो वैज्ञानिक विवरण उसका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं?
तो एथनोलॉजी कहा जाता है संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। तो मनुष्य की जो जातियां हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोलॉजी। इसके बाद में इससे मिलते जुलते टर्म है इथोलॉजी और इक्थियोलॉजी। तो इथोलॉजी कहते हैं जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को और इक्थियोलॉजी कहते हैं कीट पतंगों के अध्ययन को। तो यह तीनों याद रखिए। एथनोलॉजी तो है मनुष्य से संबंधित, एथोलॉजी है, इथोलॉजी है जंतुओं के व्यवहार से संबंधित, और इक्विथियोलॉजी है कीट पतंगों के अध्ययन से संबंधित। अगला है एथनोबोटनी। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो एथनोबोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? तो इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे पौधों का मानव के हितों से संबंध। पौधों और मानव के हितों से जो संबंध को क्या कहते हैं? एथनोबोटनी। तो एथनो जो शब्द है ये तो है मनुष्य से संबंधित, और बोटनी शब्द जो है ये संबंधित है पौधों से संबंधित। तो इसलिए दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया एथनोबोटनी। विज्ञान जिसमें पशु या मानव आंतरिक संरचना का विच्छेदन के द्वारा सीखा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? विच्छेदन मतलब काट कर, जैसे हम बोलते हैं अंदर से शारीरिक संरचना का विच्छेदन करके द्वारा सीखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा वीडियोज में कि किडनी का एनाटॉमी के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसको अंदर से काट कर दिखाया जाता है, चीर कर दिखाया जाता है उसको। तो विच्छेदन के द्वारा जो सीखा जाता है, काट कर या चीर कर किसी भी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एनाटॉमी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है? शैवालों से जुड़ी हुई जो शाखा है, ठीक है, वनस्पति शास्त्र की शाखा है, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है? फाइकोलॉजी। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होता है समय की अवधि का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों का जो अध्ययन किया जाता है इसको कहा जाता है पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फल, सब्जी, फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। जो खेती की जाती है इनके लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए और फूलों के जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब व्यापारिक उत्पादन किया जाता है, तो उसको कहते हैं अपन हॉर्टिकल्चर। फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है अस्थियों का। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो निम्न ताप पर जो अपन अध्ययन करते हैं उससे संबंधित है क्रायोजेनिक। हमने पढ़ लिया इसको। 0 से लेकर 150 डिग्री तक का तापमान निम्न ताप कहलाता है। क्रायोजेनिक तापमान इसको कहते हैं। और अति निम्न तापमान पर प्रणोद को यानी ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो 0 से लेके 150 डिग्री तक जो भी इंजन काम करेगा ना, उसको हम कहेंगे क्रायोजेनिक इंजन। इसमें प्रणोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा किसके रूप में? प्रणोदक या ईंधन के रूप में। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई पर प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपण यानों में किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो है, क्रायोजेनिक जैसे इंजन बनाए जाते हैं जिसमें द्रव हाइड्रोजन होती है, द्रव ऑक्सीजन होती है, इनका उपयोग किस में करेंगे? अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित यान है और प्रक्षेपण यानों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अगला है ओडोंटोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की एक ब्रांच है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दांतों से। किससे संबंधित है? ये दांतों से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है बर्ड्स का, तो उसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑर्थिनोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला टर्म है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी कहा जाता है तालाब, पोखर, झील आदि के अंदर जीवों का अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाता है?
लिम्नोलॉजी। इसके बाद में अगला टर्म है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है हर्पिटोलॉजी। नेक्स्ट है मेलाकेलॉजी। मेलाकेलॉजी किसको कहा जाता है? मोलस्का का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है मेलाकोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन था पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को, तो इसको कहा जाता है ऑर्थिनोलॉजी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? परजीवी ग्रसन जो पैदा करते हैं कृमि, उनको क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी। ठीक है, इनके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? हेलमिन्थोलॉजी। चपटे जो कृमि है इनका अध्ययन है ये। इसके बाद में दूसरा है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है हर्पिटोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहा जाता है मछलियों और मछली पालन के अध्ययन को। ठीक है, और मेलाकोलॉजी कहा जाता है मोलस्का के अध्ययन को। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी, इसके संबंध को बताना है किससे संबंधित है ये? तो ये विषों से संबंधित है। विष जो जहर होते हैं उससे संबंधित है टॉक्सिकोलॉजी। अपन कहते हैं ना टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक मतलब विष या जहर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टॉक्सिकोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को हम कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरल हो गया तो वो हो जाता है विषाणु के अध्ययन। इसके बाद में जीवाणुओं के अध्ययन को हम बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में जीवाणु को, तो इसको कह देते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और रोग जो होते हैं, रोगों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। तो याद रखिए सारे टर्म, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब रोगों का अध्ययन, और टॉक्सियोलॉजी मतलब विष या जहर का अध्ययन। अगला है कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कि कीट विज्ञान का अध्ययन है किसके? कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीट विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। जंतु विज्ञान जियोलॉजी का एक अंग है ये कीट विज्ञान, और इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एरोमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर और अल्टीमीटर। ठीक है, तो एरोमीटर है, आमीटर है, इधर है ऊंचाई के मापन में, इंजन गति के अध्ययन में, विद्युत धारा के मापन में, और पवन वेग के मापन में, वायु या गैस के घनत्व में। ठीक है, तो एरोमीटर, एरो मतलब वायु, तो वायु या गैस के घनत्व को मापने के अंदर क्या काम में आता है? एरोमीटर। एमीटर आपने सुना होगा, एमीटर काम में आता है विद्युत धारा के मापन के अंदर, एम्पियर में मेजर करता है ये। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या करता है? एनोमीटर करता है पवन के वेग का मापन। पवन के वेग का मापन किसके द्वारा करते हैं अपन? एनीमोमीटर के द्वारा। अल्टीमीटर क्या काम आता है? ऊंचाई के मापन में। तो ये चारों याद रखिए, अल्टीमीटर ऊंचाई का मापन करेगा, एनेमोमीटर पवन के वेग का मापन करेगा, एमीटर करेगा विद्युत धारा का मापन, और एरोमीटर करेगा हमारे वायु गैस घनत्व या भार का मापन। नेक्स्ट है अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण के द्वारा देखा जा सकता है? जो सबसे छोटी से छोटी माइक्रो वस्तुएं जो हैं इनको हम कौन से उपकरण से देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र आता है माइक्रोस्कोप, इसके द्वारा हम इनको देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर जो मापी जाती है तो कौन सी राशि मापी जाती है? तो हमने सुना होगा न्यूज़ के अंदर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता इतनी मापी गई है। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में और भी उपकरण है, जैसे सिस्मोग्राफ हुआ। सिस्मोग्राफ के अंदर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। इसमें स्केल कौन सा रहता है? रिक्टर स्केल। और मापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ। तो याद रखिए ये रिक्टर या रिचर स्केल किसको कहते हैं? कि भूकंप की तीव्रता को मापने का मात्रक है ये। और 1935 के अंदर अमेरिकन भूगर्भवेत्ता थे चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, इसके द्वारा आविष्कार इसका किया गया था रिक्टर स्केल का। गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता रहती है 0 से 9 तक। तो ये जो स्केल रहता है ना, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की इसकी रेंज रहती है, और इसी के अंदर हम भूकंप की तीव्रता को बताते हैं।
प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु की तीव्रता का कितना होता है, 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे ही भूकंप आता है तो 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। पहली है प्राथमिक या लंबात्मक तरंगे, जिसको अपन पी तरंगे कहते हैं। ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति इसी की होती है। तो दो तरंगे होती है, एक तो अनुदैर्ध्य होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो ये जो पी टाइप की तरंगे होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरी तरंगे है अनुप्रस्थ या गौण तरंगे। तो दूसरी प्रकार की जो इनको कहते हैं एस तरंग। तो पी तरंग तो हो गई अनुदैर्ध्य और एस तरंग हो गई अनुप्रस्थ तरंग। तो एस तरंग कहलाने वाली ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है, अनुप्रस्थ तरंगे। और तीसरी है धरातलीय तरंगे यानी एल तरंगे, ठीक है। धरातलीय तरंगे कौन सी कहलाती है, एल तरंगे। ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है, मतलब ये केवल ऊपर के पार्ट में ही आती है, जो धरती है उसके। सबसे देर से पहुंचने वाली तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तो ये सर्वाधिक विनाशकारी रहती है धरातलीय तरंगे। तो हमने 3 तरंगे पढ़ी है, पी, एस और एल। तो तीनों में अंतर आना चाहिए आपको। एल है सबसे विनाशकारी और ये धरातलीय तरंगे कहलाती है। एस है अनुप्रस्थ तरंगे और पी है अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र हमने पढ़ लिया अभी, सीस्मोग्राफ कहलाता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, ये कौन से रोग का पता लगाने के अंदर प्रयुक्त की जाती है। तो हृदय के जो भी रोग होंगे इनके लिए हम प्रयोग करते हैं ईसीजी का, ठीक है। कार्डियोग्राफ जिसमें हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांची जाती है, इसको कहते हैं कार्डियोग्राफ। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ या ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं या ईसीजी कहते हैं। अगला है हृदय और फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। हृदय और फेफड़ों पर लगा के हमारे चेक करते हैं, उसको अपन कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। जैसे हृदय की ध्वनि है जिसको अपन लव डब कहते हैं, इसको स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। और श्वसन दर के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, स्पीरोमीटर। क्या काम में लेते हैं, स्पीरोमीटर। अगला, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। त्वरण, त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। तो वेग का को हम मीटर कर, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन की दर को अपन को मेजर करना है तो एक बार और इसमें सेकंड मतलब टाइम का भाग दे देंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व मतलब घनत्व को हम दूसरे घनत्व के सापेक्ष माप रहे हैं। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाती है, ठीक है। यूनिट से यूनिट कट जाती है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इसको आपेक्षिक घनत्व को अपन मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। आंतरिक उपकरण जो अंग है उनका परीक्षण हम कौन से उपकरण के द्वारा करते हैं। तो ये करते हैं एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोपी आपने नाम सुना होगा, इसके अंदर अंदर देखना। एंडोस्कोपी के द्वारा क्या किया जाता है, अंदर के जो अंग है उनको देखा जाता है। अगर चिकित्सीय भाषा में समझाया जाए तो ये एक गैर शल्य प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर के द्वारा खास तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके रोगी के अंदर के जो अंदरूनी अंग है इनको देखकर उसका इलाज किया जाता है। इसके बाद में उपकरण है इधर और इधर है, इनके द्वारा क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, रेडियोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हमने अभी हाइग्रोमीटर हमने पढ़ा है अभी, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद में हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के लिए, ठीक है। इसके बाद में लेक्टोमीटर ये दूध के घनत्व को दिखाता है और रेडियोमीटर कहलाता है विकिरण के लिए, ठीक है। तो ये
ठीक है। हाइग्रोमीटर तो उपयोग में किया जाएगा किसके, आपेक्षिक घनत्व के लिए, और हाइड्रोमीटर प्रयोग किया जाएगा किसके लिए, आपेक्षिक आर्द्रता के लिए। इलेक्ट्रोमीटर प्रयोग किया जाएगा दूध के घनत्व के लिए, और रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाएगा किसके लिए, विकिरण के अध्ययन के लिए। तो ये ध्यान रखिए क्रम। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई को अपन किससे नापते हैं, तो अल्टीमीटर से नापा जाता है ऊंचाई को। बैरोमीटर के द्वारा वायु के दाब को मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। जबकि प्लानीमीटर का के द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, प्लानीमीटर के द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। तो इसमें हमने देखा अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए, बैरोमीटर दाब को नापने के लिए, हाइग्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के लिए। ठीक है, हाइग्रो पढ़ना है इसको, हाइड्रोमीटर नहीं है ये। इसके बाद में प्लानीमीटर, इसके द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल जो है उसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है। हवा का जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता यानी मॉइस्चर कंटेंट का मापन किया जाता है। इस यंत्र को जो है साइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हाइग्रोमीटर का। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर कितना होता है। तो जैसे आंधी आ रही है, ठीक है, तो आंधी आने से पहले क्या हो जाता है, वातावरण में दबाव कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तभी तो आंधी आएगी। आंधी कैसे आती है, एक दो जगहों पर प्रेशर यानी प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दबाव में भिन्नता आ जाती है। जैसे एक जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, एक जगह लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ हवा का बहना, ये आंधी कहलाती है। तो जैसे ही आंधी आती है, तो जिस जगह पर आंधी आएगी वहाँ पर क्या है, बैरोमीटर के पारे का स्तर गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी गिरने का मतलब है निम्न दाब का स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की या दिन साफ रहने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का अध्ययन किया जाता है। मैनोमीटर कौन क्या मेजर करता है, मैनोमीटर तो ये गैस के दाब के लिए काम आता है। वायुमंडलीय दबाव के लिए तो बैरोमीटर, गैस के दाब के लिए मैनोमीटर। हाइग्रोमीटर ध्वनि की तीव्रता, वायुमंडल की आर्द्रता के लिए क्या है, हाइग्रोमीटर है, और ध्वनि की तीव्रता के लिए है ऑडियोमीटर। तो याद रखिए टर्म सारे, ऑडियोमीटर तो है ध्वनि की तीव्रता के लिए, ऑडियो से याद रख लीजिए। हाइग्रोमीटर है वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसके लिए हाइग्रोमीटर है। मैनोमीटर किसके लिए है, गैस के दाब के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की जो किरण है उसकी तीव्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं, तो ये है एक्टियोमीटर। कौन सा उपकरण है, एक्टियोमीटर। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।